हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने दो पार्ट पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? एक पार्ट पढ़ा था हमने मुद्रास्फीति यानी महंगाई की वृद्धि, दूसरा हमने पढ़ा था गरीबी, तीसरा आज हम पढ़ेंगे बेरोजगार। क्या पढ़ेंगे? बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं इसको? अनएम्प्लॉयमेंट। इस बेरोजगारी को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेरोजगारी को। इस बेरोजगारी को समझिए आप, किसे कहते हैं बेरोजगारी? नाम से स्पष्ट है, बेरोजगार। बेरोजगार जिसके पास रोजगार नहीं हो। कैसे? देखिएगा, यानी कोई व्यक्ति, सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक तो है, क्या है? काम करने का इच्छुक है। काम करने का क्या है? इच्छुक है। इच्छुक है, लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा। क्या नहीं मिल पा रहा? काम उसे नहीं मिल पा रहा। काम नहीं मिल पा रहा तो वो क्या कहलाएगा? बेरोजगार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेरोजगार कहलाएगा। अब अलग अलग विद्वान अलग अलग परिभाषा देते हैं। अब आप देखते हैं कि कई व्यक्ति शिक्षा का कार्य करवाते हैं, यानी अध्यापन करवाते हैं, कई कृषि करते हैं, कई बैंक में जॉब करते हैं और कई कहीं पर जॉब करते हैं। अलग अलग सेक्टर में लोग अलग अलग जॉब करते हैं। उनमें से देखते हैं कि अधिकांश हिस्सा और कई ग्रेजुएशन किए हुए शिक्षित बेरोजगार भी होते हैं, कई श्रमिक भी होते हैं। अलग अलग श्रेणियां हैं, यानी बेरोजगारी की वजह से देखें तो बहुत बड़ी व्यापक अवधारणा है, बहुत बड़ी व्यापक अवधारणा है। लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार देखें तो बेरोजगारी हमें समझनी है कि ऐसा व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक तो हो, लेकिन उसे क्या नहीं मिल पा रहा? काम नहीं मिल पा रहा। क्या नहीं मिल पा रहा? काम नहीं मिल पा रहा। अगर ये बात कहें, ये तो बेरोजगारी की बात हो गई। अगर आर्थिक इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें, इकोनॉमिक्स की भाषा में बेरोजगारी की भाषा कहें तो क्या कहें कि यानी कह सकते हो योग्य व्यक्ति को इकोनॉमिक्स की भाषा बताना होगा। योग्य व्यक्ति को प्रचलित दरों पर काम नहीं मिलता। सिंपल भाषा में भी कह सकते हो, यानी योग्य व्यक्ति है उसको जो प्रतिशत दर है, प्रतिशत दर किसकी? जो मजदूरी की दर है, उस दरों पर काम नहीं मिल पा रहा। जैसे मान लो कि बेरोजगार किसको कैलकुलेशन करेंगे? मान लो प्रतिशत दर है 300 रुपये। कितने रुपये है? 300 रुपये। लेकिन वो व्यक्ति उसको 100 रुपये मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 100 रुपये। तो किसी श्रेणी में लिखा जाएगा? बेरोजगार की श्रेणी। ऐसा नहीं है जो काम मिला 100 रुपये, नहीं। इंपोर्टेंट इकोनॉमिक्स क्या करती है? जो प्रतिशत दरें हैं वो आपको मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? प्रतिशत दर मिलनी चाहिए। जो विकास चल रहा है उसके अंदर बेरोजगारी की कौन सी दर, सॉरी बेरोजगारी नहीं, जो श्रमिक की है प्रतिदिन जो मेहनताना तय हुआ है, उस हिसाब से जो नहीं मिल रहा उसको हम किसकी श्रेणी में रखेंगे? बेरोजगारी की श्रेणी में रखेंगे। किसकी श्रेणी में? बेरोजगारी की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है। अब देखिएगा, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी होती है। ठीक है, अलग अलग देश होते हैं, उनके अंदर अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी होते हैं। अगर बात करें आर्थिक अर्थव्यवस्था के अंदर, या कह सकते हो इकोनॉमिक्स के अंदर बात करें तो अर्थव्यवस्था का कैलकुलेशन, अर्थव्यवस्था के अंदर कैलकुलेशन करने के लिए विभिन्न प्रकार के समंक इकट्ठे किए जाते हैं। क्या इकट्ठे किए जाते हैं? समंक। क्या इकट्ठे किए जाते हैं? समंक। समंक यानी आंकड़े। कौन? आंकड़े। आंकड़े मैंने पहले बताया था आपको, आंकड़े इकट्ठा करने का काम कौन करता है? एनएसएसओ। पहले बता चुका हूं पिछले चैप्टर में, एनएसएसओ राष्ट्रीय प्रतिदर्श, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान, सर्वेक्षण संस्थान। ये संस्थान है जो आंकड़े इकट्ठा करने का कार्य करता है। अब बेरोजगारी को हम कैलकुलेशन किससे करेंगे, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी को कैलकुलेशन हम किस में करेंगे? उसके लिए हम 3 प्रकार के आंकड़े लेंगे। देखिएगा कौन कौन से। बेरोजगारी की गणना करने के लिए 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से लेंगे सर? देखिएगा, बेरोजगारी की गणना करने के लिए एक तो लेंगे हम श्रम शक्ति। चलेंगे श्रम शक्ति, और देखिए इंपॉर्टेंट है ये आंकड़े आपको आने चाहिए। श्रम शक्ति, उसके बाद में कार्य शक्ति। कौन सी? कार्य शक्ति। फिर बेरोजगारी की दर। यहाँ लिख देता हूँ आपको, श्रम शक्ति, कार्य शक्ति और बेरोजगारी की
दर। ये अलग अलग टॉपिक है। ये किसके लिए? ये बेरोजगारी की गणना करने के लिए। किसकी गणना करने के लिए? बेरोजगारी की गणना करने के लिए आपको कहा जाए कि कौन से महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो कौन कौन से होंगे? श्रम शक्ति होगी, आपकी कार्य शक्ति होगी और बेरोजगारी की दर होगी। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं बेरोजगारी की गणना करने के लिए। कौन कौन से? श्रम शक्ति, कार्य शक्ति और बेरोजगारी की दर। ठीक है, अब अलग अलग पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को। ठीक है, पहला हम शुरू करेंगे श्रम शक्ति से। किससे शुरू करेंगे? श्रम शक्ति। श्रम शक्ति किसे कहते हैं? श्रम शक्ति की बात करें, जो वस्तु और सेवा के उत्पादन में, जो चालू आर्थिक वित्तीय वर्ष है, जो चालू आर्थिक वित्तीय वर्ष है, उसमें संलग्न जो व्यक्ति है, जो संलग्न है, जितने भी व्यक्ति संलग्न है, यानी वस्तु और सेवा के उत्पादन में जो चालू आर्थिक क्रियाओं के अंदर जो शामिल हैं, पूरे की पूरे संलग्न है, शामिल है, उन्हें किसमें रखेंगे हम? श्रम शक्ति। किसमें रखेंगे? श्रम शक्ति। दोनों इसमें कैलकुलेशन होंगे। आपके जो बेरोजगार हैं, ध्यान से सुनना है टॉपिक को, बेरोजगार हैं प्लस जिनको रोजगार मिला है, ये दोनों के दोनों कैलकुलेशन किसमें होंगी? श्रम शक्ति में। किसमें होंगी? श्रम शक्ति में। आसानी से समझ लीजिएगा इस भाषा को। श्रम शक्ति किसे कहेंगे? यानी किसी भी देश के अंदर एक वस्तु या सेवा के उत्पादन के अंदर उत्पादन हो रहा है, अब जो चालू आर्थिक क्रियाएं हो रही है वित्त वर्ष के अंदर, जो संलग्न है, जितने भी व्यक्ति, चाहे वो बेरोजगार है चाहे रोजगार है, दोनों को किसमें रखेंगे? श्रम शक्ति। आसानी से इसको कैसे समझिए, यानी बेरोजगार और रोजगार दोनों किसमें रहेंगे? श्रम शक्ति में। किसमें रहेंगे? श्रम शक्ति में। बेरोजगार और रोजगार दोनों रहेंगे श्रम शक्ति में। ध्यान से सुनो ना, बेरोजगार और रोजगार दोनों श्रम शक्ति के अंदर इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, चालू आर्थिक क्रियाएं यानी जो एक वित्तीय वर्ष के अंदर कंप्लीट हो रही है वो चालू आर्थिक क्रियाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चालू आर्थिक क्रियाएं कहलाएगी। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको कौन सा? दूसरा पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट होगा अपना कार्य शक्ति। कौन सा होगा? कार्य शक्ति। कार्य शक्ति की बात करें तो क्या कहेंगे? यानी श्रम शक्ति का वह भाग, श्रम शक्ति का वह भाग जो रोजगार में लगा हुआ हो। जो किसमें लगा हुआ हो? रोजगार में लगा हुआ हो। किसमें लगा हुआ हो? रोजगार में लगा हुआ हो। यानी श्रम शक्ति का वह भाग जो किसमें लगा हुआ हो? रोजगार में लगा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? कार्य शक्ति कहेंगे। सिंपल सी बात है। कार्य कौन करेगा? रोजगार लगा हुआ वही करेगा। सीधी बात, कार्य में कार्य करेगा कौन? जो व्यक्ति किसमें लगा हुआ है? रोजगार में लगा हुआ, वही तो कार्य करेगा। ठीक है, तो एक परिभाषा होती है कार्य शक्ति की। ठीक है, अब कह सकते हो अगली बात कहें, आपको परिभाषा बता देता हूं। बेरोजगारी की दर। बेरोजगारी की दर, बेरोजगारी की दर। बेरोजगारी की दर की बात करें तो इसके अंदर हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? बेरोजगारी की दर की बात करें तो हम कैलकुलेशन करेंगे बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या। इसका एक फार्मूला है, बेरोजगार व्यक्तियों, इसको बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या की तुलना करेंगे हम किससे? जो श्रम शक्ति में शामिल है। किसमें शामिल है? श्रम शक्ति में। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? श्रम शक्ति में शामिल है। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या श्रम शक्ति में जो शामिल है उनसे किससे कहेंगे? बेरोजगार व्यक्ति की संख्या है और श्रम शक्ति में शामिल है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करेंगे। इसको आप अनुपात में लिख सकते हो। किसमें लिख सकते हो? अनुपात में भी ऐसे भी कर सकते हो। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या अनुपात श्रम शक्ति के अंदर, किसके अंदर? श्रम शक्ति में जो करेंगे
अनुपात भी ले सकते हो आप। एक अर्थ नहीं रहेगा, क्या रहेगा, दोनों का एक अर्थ रहेगा। बेरोजगार व्यक्तियों अनुपात श्रम शक्ति से, बेरोजगार व्यक्तियों किससे अनुपात लेना है, श्रम शक्ति में लगे हुए। श्रम शक्ति में आपको पता ही है दोनों लगे रहते हैं, रोजगार भी लगे रहते हैं और बेरोजगार दोनों लगे रहते हैं श्रम शक्ति में, ठीक है। तो ये आपकी 3 प्रकार की परिभाषा हो जाएगी बेरोजगारी की दर की, ठीक है। अब मैं आपको देखो इन तीनों को एक साथ समझाता हूँ, एक साथ तीनों को समझना तरीके से, एक साथ तीनों को समझना, ठीक है। तीनों को मैं आपको एक साथ समझा देता हूँ, अच्छे समझ में आएगा आपको। पहली बात करें तो यहाँ रखते हैं हम श्रम शक्ति, हम यहाँ रखते हैं कार्य शक्ति, क्या रखें, कार्य शक्ति। थोड़ा इधर लिख लेता हूँ इसको, अच्छे से आपको समझ आएगा। यहाँ तक दिख रहा होगा शायद, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। यहाँ रखेंगे हम श्रम शक्ति, फिर यहाँ रखेंगे कार्य शक्ति, फिर रखेंगे हम बेरोजगारी की, सिंपल भाषा में समझना। श्रम शक्ति के अंदर तो क्या होगा, बेरोजगार और जो रोजगार में लगे हुए हैं, इन दोनों को किसमें शामिल करेंगे हम, श्रम शक्ति के अंदर। यानी मैंने आपको परिभाषा बता चुका हूं, यानी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में चालू आर्थिक क्रियाओं में जो भी श्रम शक्ति लगी होती है उसको कैलकुलेशन किया जाता है, जिसके तहत बेरोजगार और रोजगार दोनों को सम्मिलित करते हैं। किसको सम्मिलित करते हैं, बेरोजगार और रोजगार को, ठीक है। नाम से स्पष्ट हो रहा है श्रम, देखो श्रम बेरोजगार भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और रोजगार तो करता है, जिसके पास रोजगार वो तो करता है, बेरोजगार कर सकता है, रोजगार नहीं है इसके पास, क्या नहीं है, रोजगार। कार्य शक्ति, कार्य शक्ति की बात करें तो इसमें हम सिर्फ सम्मिलित करते हैं रोजगार, किस पर सम्मिलित करते हैं, जिसके पास रोजगार उपलब्ध, क्या उपलब्ध, रोजगार उपलब्ध हो, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, कार्य कौन करेगा, जिसके पास रोजगार है, जिसके पास रोजगार है, ठीक है। अब देखिएगा बेरोजगारी की दर मापें, बेरोजगारी की दर मापें तो सिंपल भाषा में अगर बात करें तो बेरोजगारी की दर मापने के लिए हम क्या करते हैं, बेरोजगारों की संख्या, बेरोजगारी की संख्या अनुपात किससे लेते हैं, श्रम शक्ति, किससे लेते हैं, अनुपात श्रम शक्ति, किससे लेते हैं, श्रम शक्ति से। ये क्या कह रहे हैं आपको, बेरोजगार की संख्या है अनुपात श्रम शक्ति, यानी पूरे के पूरे श्रम शक्ति में लोग कितने लगे हुए हैं, पूरे के पूरे लोग श्रम शक्ति में कितने लगे हुए हैं, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के फिर बेरोजगारों की संख्या का अनुपात निकाल के बताता हूँ। देखिएगा मान लीजिएगा श्रम शक्ति के अंदर मान लीजिएगा आपके 40 लोग, तो मान लीजिएगा 60 लोग मान लीजिएगा बेरोजगार हैं और 40 मान लीजिएगा आपके रोजगार में लगे हुए, रोजगार में लगे हुए, तो ये दोनों कितने हो गए, 100 हो गए। अब मैं बेरोजगारी की दर याद करनी है तो मैंने क्या कहा, बेरोजगारों की संख्या कितनी है, 60, कितनी है 60, और पूरी श्रम शक्ति कितनी है, 100 है, कितनी है 100 है। तो ये दर निकल जाएगी बेरोजगारी, कैसे देखिएगा, अगर निकालें इसको तो इस जीरो से ये जीरो काट सकते हो, ये जीरो काट सकते हो, तो अब ये दर निकालने का सूत्र क्या है, अब 6/10, तो आपको ये जीरो यहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो बेरोजगारी की दर कितनी आ गई मेरे पास, 0.6, कितनी आ गई, 0.6 आ गई, दर आ गई, क्या आ गई, दर आ गई। कैसे दर निकालते हैं, क्या करते हैं, दर निकालते हैं, ठीक है। प्रतिशत में निकालनी हो, अगर आपको प्रतिशत में निकालनी है ऐसे निकाल सकते हैं, प्रतिशत में निकालने आपको इनको 100 कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इनको 100 कर सकते हैं, जो आप इनको 100 करेंगे तो आपकी दर जाएगी 60%, कितनी आ जाएगी, 60 से क्या आएगी, 100 पे कितने हैं 60, 100 पे कितने हैं 60, सिंपल भाषा में लिख दीजिए, प्रतिशत में करें तो ये ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपकी 3 प्रकार के फैक्ट थे जो बेरोजगारी से संबंधित थे, जिन पे डिपेंड रहती है बेरोजगारी, जिसपे बेरोजगारी निर्भर करती है, क्या कह सकते हो, बेरोजगारी रहती है, ठीक है। अब बात करेंगे आंकड़ों की, थोड़ी सी आंकड़ों की बात करेंगे। 2011-12 के अनुसार बेरोजगारी की जो दर थी वो थी 2.3, कितनी थी, 2.3%, कितनी थी, 2.3%। मौजूदा जो आंकड़े चल रहे हैं
18-19 के, उसके अनुसार बेरोजगारी की दर है भारत में 6.1%। कितनी है? 6.1%। आंकड़े ध्यान रखना बड़े महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ जा सकते हैं 2011-12 के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है। ठीक है, तो ये प्रकार की दर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बेरोजगारी के प्रकार। किसकी बात करेंगे? बेरोजगारी के प्रकारों की बात करेंगे। बेरोजगारी बेरोजगारी के प्रकार की बात करें, किसकी बात करें? बेरोजगारी के प्रकार की बात करें तो ध्यान से समझना, बेरोजगारी अनेक प्रकार की पाई जा सकती है। पहली बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी की बात करें तो कह सकते हो कि ऐसी बेरोजगारी जो मौसम के बदलने से आती है। किसके बदलने से आती है? मौसम के बदलने से आती है। कैसे? समझिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कृषि कार्य में लगा है। किसमें लगा है? ये जो कृषि उत्पाद से कार्य होता है, कृषि उत्पादन में लगा है। किसमें लगा है? कृषि उत्पादन में। तो मान लीजिएगा अब उसको मौसम के अनुसार कार्य करना होगा। क्या करना होगा? मौसम के अनुसार कार्य करना होगा। सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, मान लीजिएगा कोई व्यक्ति है जूस का व्यापार करता है। किसका व्यापार करता है? जूस का व्यापार करता है। तो मान लीजिएगा ग्रीष्मकालीन, यानी जब ग्रीष्मकालीन सत्र होगा या कह सकते हो ग्रीष्मकालीन समय है, उस समय तो उसका व्यापार चलेगा। लेकिन जो ही सर्दी आती है तो क्या हो जाएगा? जूस बिकना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूस बिकना बंद हो जाएगा, उतनी मात्रा में नहीं बिकेगा। तो ये बेरोजगारी आई किसका? मौसम के कारण। किसके कारण? मौसम के कारण। यानी मौसम चेंज होते ही दिक्कत होती है। जिस प्रकार समझ सकते हो, मान लो किसी की फैक्ट्री है ऊनी वस्त्र बनाने की। किसकी? ऊनी वस्त्र बनाने की। तो वो फैक्ट्री कब तक कार्य करेगी? जब तक सर्दी है, सर्दी ऋतु है तब तक। बाकी मौसमी बेरोजगारी इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। और भी एग्जाम्पल कई प्रकार के हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि मौसमी बेरोजगारी जो मौसम के बदलने से या मौसम के अंदर बदलाव आने के अंदर जो उत्पादन के अंदर इफेक्ट पड़ता है, किसी प्रकार से कह सकते हो प्रभाव पड़ता है उत्पादन में, उससे क्या कौन सी बेरोजगारी आती है? मौसमी बेरोजगारी आती है। कौन सी बेरोजगारी? मौसमी बेरोजगारी आती है। इसके अंदर देखिएगा, अगर आप इकोनॉमिक्स की भाषा के अंदर कहें तो मांग का स्वरूप क्या होगा? देखिएगा, मान लीजिएगा मांग का स्वरूप क्या रहेगा? मांग का स्वरूप। अब क्या होगा? यानी मांग के स्वरूप के अनुसार होगा। गर्मी की बात करें तो मान लीजिएगा अगर जूस की बात करें, सिंपल भाषा में देखिएगा, जूस की बात करें आप, यानी गर्मी की बात तो इसकी मांग तेज होगी, रोजगार में रहती है। लेकिन जो ही गर्मी से सर्दी में आए तो मांग का स्वरूप क्या होगा? क्या हो जाएगा? ये मांग के स्वरूप पर डिपेंड करेगी। कौन सी? मौसमी बेरोजगारी। ध्यान रखना, अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि मौसमी बेरोजगारी किस पर निर्भर करती है, तो मांग के स्वरूप पर निर्भर करती है। किससे? मांग के स्वरूप पर, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रभावित देती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिएगा अगली बात करें तो दूसरी बेरोजगारी होगी आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी। कह सकते हो कौन सी बेरोजगारी? संरचनात्मक। दूसरी संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी की बात करें, नाम से स्पष्ट है, संरचना में अगर बदलाव होगा तो कौन सी बेरोजगारी आएगी? आपके संरचनात्मक बेरोजगारी आएगी। कौन सी आएगी? संरचना में बदलाव होने से। अब देखिएगा संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या होगा? मान लीजिएगा कोई विकासशील देश है। कौन सा देश है? विकासशील देश है। तो सीधी सीधी बात है, उसकी अर्थव्यवस्था बदलाव करनी, अर्थव्यवस्था विकासशील देश है, बदलाव होंगे। क्या होंगे? बदलाव होंगे। बदलाव होने के कारण क्या होगा? संरचना में बदलाव होगा। किसमें बदलाव होगा? संरचना में जो बनावट है उसमें भी क्या होगा? बदलाव होगा। क्या होगा? बदलाव होगा। कैसे? मान लीजिएगा कार्य कर रहे हैं, सिंपल भाषा के अंदर समझ सकते हो, छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे वगैरह कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही है। क्या लग रही है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं। उत्पादन का स्तर क्या हुआ? बदल गया। तो संरचना में क्या आया? बदलाव आया। संरचना में क्या आया? बदलाव आया, जिसके कारण क्या होगा? जो बेरोजगार होंगे उसको किस पे कैलकुलेशन करेंगे? हमें बेरोजगारी में कैलकुलेशन करेंगे। इसके अंदर मांग का स्वरूप चेंज होगा। किसका स्वरूप होगा? मांग का स्वरूप चेंज होगा। क्या होगा? मांग का स्वरूप चेंज होगा। कैसे देखिएगा? मांग के स्वरूप की बात करें, मैंने आपको पिछले लोगों को बता दिया कि नहीं होगा मांग के स्वरूप। ठीक है, मांग का स्वरूप कैसे चेंज होगा? मांग का स्वरूप इस प्रकार चेंज होगा, मान लीजिएगा
अगर बात करें तो मान लिया आपने इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट मान लीजिए ए है। आज इसकी मान लो कि आज ये क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट काम में आ रहा है, लेकिन थोड़े दिनों बाद के अंदर भी प्रोडक्ट जिसकी गुणवत्ता वगैरह अच्छी है, इसका उत्पादन बढ़ जाएगा, तो सीधी सी बात इसका उत्पादन बढ़ जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। अब जो इसका उत्पादन करते थे वो बेरोजगार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। जिसके कारण क्या होगा, सिंपल भाषा में कह सकते हो कि मांग का स्वरूप बदलने से भी कौन सी बेरोजगारी आती है? संरचनात्मक बेरोजगारी आती है। कौन सी आती है? संरचनात्मक। और ये कौन से देशों में या कौन सी अर्थव्यवस्था के अंदर? विकासशील अर्थव्यवस्था। किसके अंदर? विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है। दूसरी बात करेंगे तकनीकी बेरोजगारी। इसकी बात करेंगे तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी सिंपल भाषा में आपको समझना है, यानी जो कार्य सिंपल भाषा के अंदर कह सकते हो जो हाथों से हो रहे थे उसके स्थान पर मशीनों ने ले लिया। किसने ले लिया? मशीनों ने। जिसके कारण जो बेरोजगारी आएगी उसको हम क्या कहेंगे? तकनीकी बेरोजगारी। क्या कहेंगे? तकनीकी बेरोजगारी। ठीक है, आगे देखिएगा। अगली बेरोजगारी पढ़ेंगे घटनात्मक बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? घटनात्मक बेरोजगारी। अगली बेरोजगारी है घटनात्मक बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? घर्षणात्मक बेरोजगारी। सिंपल भाषा में समझिएगा घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षण किसके बीच में होता है? घर्षण। सिंपल भाषा में समझिए, बच्चों को समझ में नहीं आती घर्षणात्मक बेरोजगारी। सिंपल भाषा में समझिए घर्षण किसके बीच होता है? मान लीजिएगा मैं 2 डस्टर ले रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? बीच में घर्षण हो रहा है। तो लेकिन क्या चाहिए? 2 पार्टिकल चाहिए हमें। क्या चाहिए? 2 पार्टिकल। उसी प्रकार घर्षणात्मक बेरोजगारी में क्या चाहिए? 2 अवधियां चाहिए। क्या चाहिए? 2 अवधियां। क्या चाहिए? 2 अवधियां चाहिए। क्या चाहिए? 2 अवधियां। यानी 2 टाइम पीरियड चाहिए आपको। क्या चाहिए? 2 टाइम पीरियड चाहिएगा। सिंपल भाषा में कह सकते हो 2 समय अवधियां जिनके बीच के अंदर कोई व्यक्ति बेरोजगार होता है, उससे हम क्या कहेंगे? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहेंगे। क्या कहेंगे? घर्षणात्मक। कैसे आ सकते हैं सर? मान लीजिएगा किसी व्यक्ति ने काम चेंज किया। क्या किया? काम चेंज किया। मान लो ये व्यक्ति है, इसने काम छोड़ दिया। मान लीजिए इसने मार्च में काम छोड़ दिया। कब छोड़ा? मार्च में। अब मान लीजिएगा ये व्यक्ति काम वापस अप्रैल में पकड़ रहा है, सॉरी मार्च के बाद मान लो उसको काम मिला जून के अंदर। किसमें मिला? जून के अंदर। तो ये अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल और मई 2 महीने क्या रहा? बेरोजगार रहा। तो इस बेरोजगारी को हम क्या कहेंगे? घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्या कहेंगे? घर्षणात्मक बेरोजगारी। और भी कारण हो सकते हैं इसको। हड़ताल। कौन सी? हड़ताल। हड़ताल के कारण भी लोग क्या होते हैं, जैसे मान लो हड़ताल पे चले गए या तालाबंदी। तालाबंदी ये भी क्या है? घटनात्मक बेरोजगारी का एक प्रकार है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जो आपका ये लॉकडाउन चल रहा है अभी, इस लॉकडाउन के अंदर कई प्रकार के लोग बेरोजगार हो गए हैं। वो भी कौन सी बेरोजगारी है? घटनात्मक बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी है? मान लो लॉकडाउन में इफेक्ट हो रहे लोग, रोजगार नहीं मिल पा रहा उनको, सरकार करने भी नहीं दे रही, तो अब मान लो कि नए रोजगार की तलाश में वो निकलेंगे, तो बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा जब वो रोजगार कर रहे थे, अब जब वो रोजगार में लगेंगे, तो बीच का टाइम पीरियड क्या कहेगा आपको? घर्षणात्मक बेरोजगारी में कैलकुलेट किया जाएगा। किसमें कैलकुलेट किया जाएगा? घर्षणात्मक बेरोजगारी के अंदर। ठीक है, इसे हम भिन्नात्मक बेरोजगारी भी कह सकते हैं। एक इसका नाम आता है, कह सकते हो भिन्नात्मक बेरोजगारी। क्या कह सकते हैं? भिन्नात्मक बेरोजगारी। यानी भिन्न भिन्न प्रकार से आ सकती है। किस प्रकार से आ सकती है? भिन्न भिन्न प्रकार से आ सकती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। दूसरी अगली बेरोजगारी की बात करें तो बात करें अगली बेरोजगारी आपकी होगी चक्रीय बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? चक्रीय बेरोजगारी। मेरा प्रकाश अच्छे से थोड़ा चक्रीय बेरोजगारी। सिंपल भाषा में समझना, चक्रीय चक्कर कैसा घूमता है? कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ध्यान से समझना है, अर्थव्यवस्था के अंदर उतार चढ़ाव आता है। क्या आता है? अर्थव्यवस्था के अंदर जो उतार चढ़ाव आता है, क्या आता है? जो उतार चढ़ाव क्या आता है? उतार चढ़ाव आता है। अर्थव्यवस्था के अंदर जो उतार या चढ़ाव आता है उसके कारण जो बेरोजगारी आती है। कभी मान लो अर्थव्यवस्था ऊपर चली गई, कभी नीचे आ गई, ये उतार चढ़ाव। आपने देखा कि शेयर मार्केट सुना होगा कि आज इसका भाव ये रह गया, निफ्टी का, सेंसेक्स का ये भाव चला गया, वो भाव चला गया। अब जिसके कारण लोग बेरोजगार होते हैं उससे हम क्या कहेंगे? चक्रीय बेरोजगारी। क्या कहेंगे? चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, एक बेरोजगारी को बता देता हूं आपको। लास्ट बेरोजगारी का प्रकार देखिएगा, आपको एक बेरोजगारी आती है छिपी हुई बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी?
छिपी बेरोजगारी या इसे कहते हैं पटसन बेरोजगारी। क्या कहते हैं? पटसन बेरोजगारी। क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी या पटसन बेरोजगारी। क्या कहेंगे? छिपी हुई बेरोजगारी या पटसन बेरोजगारी। ठीक है, कैसे? यानी ये ऐसी बेरोजगारी है जो दिखती नहीं है। क्या दिखती नहीं है? इसके अंदर क्या होगा? यदि व्यक्ति काम में तो संलग्न होगा, व्यक्ति कार्य में संलग्न रहेगा, व्यक्ति कार्य में संलग्न रहेगा, लेकिन जो उत्पादन में उसका योगदान है वो उसकी गणना नहीं कर सकते आप। उत्पादन में जो योगदान होगा उसकी गणना नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? गणना नहीं कर सकते। सिंपल भाषा के अंदर बात करें, मान लीजिएगा ये व्यक्ति है, यहाँ पर कोई प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। अब ये व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए कई प्रकार के लोग काम कर रहे हैं। मान लीजिए ये भी काम कर रहा है। जैसे मान लो कृषि है, क्या कृषि सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रभाव इसका है। कृषि के अंदर मान लीजिए एक परिवार, पूरा परिवार साथ में कार्य करता है, पूरा परिवार इसके अंदर साथ में कार्य करता है। लेकिन मान लीजिए आप अपनी बात करें, अगर आपको हटा भी दिया जाए तो क्या कृषि के अंदर उतना उत्पादन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आप यानी कृषि के उत्पादन के अंदर जो संलग्न व्यक्ति हैं, अगर उसको हटा भी दिया जाए तो उतना भी उत्पादन वो करेंगे, जिसके कारण कह सकते हो कि इसकी गणना ना के बराबर होगी। यानी नगण्य योगदान है इसका। कैसा योगदान है? नगण्य योगदान है, बिल्कुल जीरो मामले में योगदान है। ठीक है, ये इस प्रकार की आपकी बेरोजगारी है। ठीक है, ये बेरोजगारी के प्रकार कंप्लीट किए, बेरोजगारी के प्रकार कंप्लीट हुए। क्या हुए? बेरोजगारी के प्रकार कंप्लीट हुए। ठीक है, अब देखिएगा भारत के अंदर कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। भारत के अंदर कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है उसकी बात करेंगे। फिर करेंगे हम विकसित राष्ट्रों की। किसकी बात करेंगे? विकसित राष्ट्रों की। अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी भारत के अंदर बात करें तो हमारे यहाँ पर बेरोजगारी जो पाई जाती है वो कौन सी बेरोजगारी होती है? संरचनात्मक। कौन सी बेरोजगारी? एक तो पाई जाती है संरचनात्मक, दूसरी होती है बढ़िया पटसन बेरोजगारी। कह सकते हैं छिपी बेरोजगारी। कौन सी? पटसन बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। पटसन बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। अब बात करें विकसित देशों में, यहाँ पर रचनात्मक बेरोजगारी। कौन सी? रचनात्मक बेरोजगारी। कौन सी? रचनात्मक। यानी विकसित राष्ट्रों के अंदर क्या हो सकता है? रचनात्मक बेरोजगारी, बार बार काम चेंज करने से। किससे? बार बार काम चेंज करने से। और दूसरा कौन सी पाई जा सकती है इसके अंदर? सक्रिय बेरोजगारी। कौन सी? सक्रिय। क्योंकि शेयर मार्केट वगैरह का इफेक्ट किसमें पड़ता है? जो विकसित राष्ट्र है, हमारे यहाँ इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, वैसे रोजगार चलता रहता है। भारत विकासशील देशों की श्रेणी में। सिंपल भाषा में समझ लीजिएगा, विकासशील। तो आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि विकासशील देशों में कौन सी पाई जाएगी? सिंपल भाषा में संरचनात्मक और प्रश्नात्मक। विकासशील यानी विकास की ओर अग्रसर है, विकास की ओर अग्रसर है, बदलाव होंगे संरचना के अंदर। क्या होंगे? संरचना के अंदर बदलाव होंगे। ये बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, अब अगली बात करेंगे कि बेरोजगारी के कारण क्या है। बेरोजगारी के कारण क्या है? कारण सिंपल भाषा में आपको समझना है। बेरोजगारी के कारण क्या है? पहला इंपॉर्टेंट कारण कि यहाँ पर हमारी जो रोजगार परक शिक्षा नहीं है। क्या नहीं है? रोजगार परक शिक्षा की कमी है। किसकी कमी? रोजगार परक शिक्षा की कमी है। यानी हमारे यहाँ पर शिक्षा बच्चों को दी जाती है, लेकिन वो कौन सी शिक्षा दी जाती है कि मान लीजिए आप इतिहास पढ़ते हैं, बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होना चाहिए? एक ऐसा सब्जेक्ट ऐड होना चाहिए जिससे कि वो आसानी से क्या पा सकें? रोजगार पा सके। क्या पा सकें? रोजगार पा सकें। और उनको ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए। क्या देना चाहिए? प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे कि वो अपना रोजगार स्वयं कर सकें। क्या कर सकें? स्वयं कर सकें। दूसरा, बढ़ती जनसंख्या। दूसरा इफेक्ट क्या है इसके अंदर? बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या, और जनसंख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है श्रम शक्ति बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? श्रम शक्ति बढ़ेगी। श्रम शक्ति पहले बता चुका हूं क्या होती है। अब बढ़ती जनसंख्या है, सिंपल भाषा की बात करें तो अगर कहें भारत की बात कहें तो भारत सबसे युवाओं का देश है। यहाँ पर कहते हैं कि 60% से अधिक युवा है, लेकिन अगर वो जनसंख्या है, अगर उनको सही दिशा में खपाए, सही दिशा के अंदर नियोजित करें, क्या करें? नियोजित करें तो अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन अगर यही जनसंख्या बेरोजगारी के अंदर संलग्न रही, बेरोजगार रही, तो उनका उत्पादन जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा, जिससे कह सकते हो कि बहुत बड़ी समस्या सामने आ जाएगी। जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण कह सकते हो श्रम शक्ति भी बढ़ेगी। श्रम शक्ति के अंदर बेरोजगार और रोजगार दोनों सम्मिलित होते हैं, लेकिन बेरोजगारी की संख्या
ज्यादा मायने रखेगी। कौन सी? बेरोजगारी की संख्या। ठीक है, ये 2 कारण आपके। तीसरा कारण बता रहा हूं कि अनुपयुक्त तकनीकी, अनुपयुक्त तकनीकी यानी जो हमारे उत्पादन करने की जो तकनीकी है वो क्या कैसी है? अनुपयुक्त है, वो उपयुक्त नहीं है। हमारे जो भी कच्चा मटेरियल वगैरह मिलता है हमारा, वो कच्चा मटेरियल लगभग कह सकते हो 10 या 15% इतना वेस्ट चला जाता है। अगर उसका रिसाइकल किया जाए, क्या किया जाए? रिसाइकल किया जाए, यानी एक कोई ऐसी तकनीकी हो जिसके माध्यम से वो वापस दोबारा रीयूज हो, ऐसी तकनीकी हमें काम में लेनी है। यानी कम मटेरियल से ज़्यादा प्रोडक्ट, कम मटेरियल से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर बने तो कार्य हो सकता है। ठीक है, अगली बात करें तो कृषि का पिछड़ा, अगला काम हो सकता है कृषि का पिछड़ा। कृषि का पिछड़ा, कृषि के पिछड़ापन की बात करें तो भारत में कह सकते हो अभी भी 50% जो श्रम शक्ति है वो कहां पर लगी हुई है? कृषि में लगी हुई है। क्या लगी है? कृषि में। अब हमें करनी क्या है? कृषि के अंदर नवीन तकनीक विकसित करनी है। क्या करनी है? नवीन तकनीक विकसित करनी है। नवीन तकनीक विकसित करनी है यानी कृषि के अंदर जो लोग लगे हुए हैं उन लोगों को संख्या कम करनी है। अभी भारत में कह सकते हो सेवा क्षेत्र में ज्यादा लगे। किसमें लगे हैं? सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर रोजगारों का सृजन नहीं होता। अगर कृषि के अंदर तकनीकी हम दें अच्छी खासी, जिससे क्या होगा? उद्योग धंधे। कौन से? उद्योग धंधे। इसके अंदर ये उद्योग धंधे बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? उद्योग धंधे बढ़ेंगे। उद्योग धंधे जितने बढ़ेंगे उतने ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। अभी हमारी कह सकते हो अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रही है, लेकिन वो किस सेक्टर में ग्रोथ कर रही है? सिर्फ सेवा क्षेत्र में। किस में कर रही है? सेवा क्षेत्र में। ग्रोथ करनी क्या चाहिए? उद्योग धंधे में करनी चाहिए, ये भी करनी चाहिए और यहाँ पर भी करनी चाहिए। कृषि क्षेत्र में मजदूरों की संख्या कम हो, आउटपुट ज्यादा हो, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट की बात होगी। अगले पॉइंट की बात करें तो रोजगार विहीन आर्थिक वृद्धि हमारी, रोजगार विहीन आर्थिक विकास है। क्या है? रोजगार विहीन आर्थिक विकास है। यानी हमारी आर्थिक वृद्धि तो होगी। आप ये कहते हो कि भारत का विकास हो रहा है। भारत का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है कंटिन्यू। हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था है विश्व के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी बात कर चुका हूं, सिर्फ अपना एक सेक्टर है जो सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र ज्यादा ग्रोथ कर रहा है किसके मुकाबले? कृषि और उद्योग मुकाबले। यानी जो आपका प्रथम और सेकंड इतना ग्रोथ नहीं है जितना तृतीय ग्रोथ हो रहा है। सेवा क्षेत्र में पिछले वीडियो में बता चुका हूं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो रोजगार विहीन हमारी आर्थिक विकास होता है। ठीक है, अगली कमी बता सकते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। कौन सी? राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की बात करें तो कह सकते हो कि जब देश आजाद हुआ उसके बाद से बेरोजगारों की समस्या सामने रही, लेकिन कोई उपाय इसके अंदर नहीं किया गया। किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं किया गया। किसकी कमी थी? राजनीतिक इच्छाओं की कमी थी। किसकी कमी थी? राजनीतिक इच्छाओं की कमी से। अब बात कर सकते हो यानी जो बेरोजगार होते हैं उनको व्यवस्थित नियोजन किया जाए। क्या किया जाए? व्यवस्थित नियोजन किया जाए। उनको व्यवस्थित नियोजन किया जाए। व्यवस्थित नियोजन किया जाए तो बहुत अच्छा आउटपुट को दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? बहुत अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। आज प्रत्येक युवा सरकारी जॉब के पीछे भागता है। किसके पीछे भागता है? सरकारी जॉब। लेकिन आप उनको ये एहसास कराएं कि सरकारी जॉब ही नहीं, आप स्वयं का रोजगार भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्वयं का रोजगार भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्वयं का रोजगार कर सकते हैं। सरकार को प्रयास करने चाहिए कि उनको कौशल विकास प्रदान करें, कौशल विकास प्रदान करें, कई प्रकार के स्वरोजगार कार्यक्रम चलाएं। अब बात करें तो वर्तमान समय में पिछले कह सकते हो 35 सालों में स्थितियां बदली हैं। ये कार्य किए जा रहे हैं सब मिलकर और चीजें बदल रही हैं। लेकिन ये कार्य अगर शुरू से होते तो यहाँ पर इतनी ज्यादा समस्याएं नहीं होती। क्या नहीं होती? इतनी ज्यादा समस्याएं नहीं होती। ठीक है, अब देखिएगा बेरोजगारी के निवारण के उपाय क्या क्या किए जा रहे हैं। मैं आपको बेरोजगारी के निवारण के उपाय हैं वो समझा देता हूं। बेरोजगारी के निवारण के उपाय
कई प्रकार की सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है। पहली योजना मनरेगा, मनरेगा कौन चलाई जा रही है? मनरेगा, महात्मा गांधी योजना चलाई जा रही है, मनरेगा योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना चलाई जा रही है? मनरेगा। दूसरी योजना चलाई जा रही है स्वरोजगार योजना। कौन सी? स्वरोजगार योजना। मैं आपको डिटेल बताऊंगा इस सारी योजना को। मनरेगा योजना, स्वरोजगार योजना। अगर बात कर सकते हो दो प्रकार की योजना। अब तीसरी प्रकार की योजना, कई प्रकार की जमा रोजगार योजना भी चलाई जा रही है। जमा रोजगार योजना, कई प्रकार की योजनाएं। अब देखिएगा मनरेगा का सरकार प्रयास कर रही है, इनके लिए प्रयास कर रही है। मनरेगा का 100 दिन का रोजगार अब नया 200 दिन का हो गया है। स्वरोजगार है जो अपना रोजगार है, क्या करें? अपना रोजगार है। जमा रोजगार योजना जिनके अंदर सरकार क्या करती है? जो रोजगार करने के इच्छुक हैं उनको धन मुहैया उपलब्ध कराती है। हमेशा ध्यान रखना, बेरोजगारी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? ध्यान से सुनना, बेरोजगारी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। बेरोजगारी कम जरूर हो सकती है लेकिन शून्य नहीं हो सकती। आर्थिक जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि बेरोजगारी कभी भी शून्य नहीं होगी। क्या हो सकती है? शून्य हो सकती है। क्या हो सकती है? शून्य हो सकती है। अब प्रयास को क्या करना चाहिए? प्रयास हमें ये करना चाहिए बेरोजगारी को कम करने के लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? उद्योगों में मदद करें। किसी और चीज़ में उद्योगों में मदद करें। किसी और चीज़ में उद्योगों में सेवा क्षेत्र बढ़ेंगे, इतना ज़्यादा रोजगार वो सृजन नहीं कर पाएंगे जितना ज़्यादा कौन सा करता है सृजन। यानी सबसे ज़्यादा अगर रोजगार का सृजन करता है तो वो कौन सा जगत है? उद्योग जगत है। कौन सा जगत है? उद्योग जगत है। अगला हमें काम करना होगा कि जो अपनी शिक्षा है वो रोजगार पर करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? रोजगार पर। जो अपनी शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? रोजगार पर होनी चाहिए। जो अपनी शिक्षा है वो रोजगार पर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? रोजगार पर। यानी ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करें जो सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं रखे, वो ऐसा ज्ञान रखें जो कि आने वाली पीढ़ी को क्या कर सके? रोजगार में संलग्न कर सके, स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर सके। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। अगली बात करें तो राजनीतिक जो मामले हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? जो योजनाएं आ रही है सरकार की द्वारा, जो योजना आ रही है उसके अंदर दिशात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिशात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिशात्मक। मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ दिशात्मक कैसे कि मान लीजिएगा सरकार से 100 रुपए आए, कितने आए? 100 रुपए। लेकिन इस व्यक्ति एक को लाभ आ रहा है, एक को लाभ मिला है, उसके पास 10 रुपए मिले। कितने मिले? 10 रुपए। तो 90 रुपए का रिसाव कहाँ गया? ये सोचने की बात है। 90 रुपए रिसाव कहाँ होंगे? ये सोचने की बात है। इसके लिए काम करना होगा। तीसरा, हमें स्वरोजगार की ओर जाना होगा। किसकी ओर जाना होगा? स्वरोजगार। जैसा कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कोशिश भी कर रहे हैं। स्वरोजगार योजना की बात करें तो मेक इन इंडिया पे कार्य करना होगा। किस पे? मेक इन इंडिया, जो कि वर्तमान सरकार का मेन मोटो है। सरकार इस पे कार्य भी कर रही है। ठीक है, तो बात करें, हमने आज बात कर ली थी बेरोजगारी। किसकी बात की थी? बेरोजगारी की। किसकी बात की थी? बेरोजगारी की। बेरोजगारी के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कह सकते हो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अंदर श्रम शक्ति मैंने आपको समझाई थी, कार्य शक्ति मैंने आपको समझाई थी, बेरोजगारी की दर मैंने आपको समझा दी थी, बेरोजगारी के कारण मैंने समझाए हैं आपको, और बेरोजगारी के निवारण करने के उपाय मैंने आपको समझाया है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।